उपाध्यक्ष महोदय तज़ीन फरमा बिल्कुल शुरुआत करें। माननीय सभापति महोदय, हिंदुस्तान के इस महान सदन में आज पहली बार बोलने के अवसर पर मैं आपका शुक्रिया अदा करने के साथ ही साथ अपने माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस सदन में उन कमज़ोर और लाचार लोगों की आवाज़ बनाकर भेजा है जो इतनी लंबी आज़ादी के बाद आज भी मानव अधिकारों से वंचित हैं और दर दर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब से ये समाज अस्तित्व में आया है तभी से सामाजिक न्याय की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि समाजवादी नेताओं ने जीवन भर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया और वर्तमान में हमारे माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी भी सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आई हूँ इस सदन में जिसका मूल मंत्र ही सामाजिक न्याय है। इस सरजमीन पर जब तक अमीर गरीब का फ़र्क, छोटे बड़े का फ़र्क, मर्द और औरत का फ़र्क कायम रखा जाएगा, तब तक सामाजिक न्याय की जद्दोजहद और ज़रूरत महसूस की जाती रहेगी। सामाजिक न्याय वास्तविक राजनीति में सामाजिक संघर्ष का एक नारा बनकर उभरा है और ये संघर्ष लोगों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ संघर्ष है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात पर जोर दिया था कि पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को एकजुट होकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सामाजिक न्याय के नारे ने विभिन्न समाजों में विभिन्न तबकों को अपने लिए एक बाइज्जत ज़िंदगी गुजार की मांग करने और उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। और इस संघर्ष के कारण ही इन समाजों में बुनियादी बदलाव भी हुए हैं। 67 साल की आज़ादी के बाद भी भारत अनेकों प्रकार की असमानताओं से जूझ रहा है और मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुजरा है। इसलिए मैं सबसे पहले शैक्षणिक असमानता से ही अपनी बात शुरू करना चाहूँगी। बच्चा जब क्लास 1 में प्रवेश लेता है तभी उस बच्चे को ये एहसास हो जाता है कि मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ। उसकी वजह है कि एक तरफ तो वो प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें लाखों रुपए खर्च होते हैं एक महीने की फ़ीस में, और दूसरी तरफ वो पाठशालाएं हैं जिनकी छतें टपकती हुई हैं और वो बच्चा सूखे दरख्तों के नीचे अपनी शिक्षा की शुरुआत करता है। एक तरफ तो सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अवसर प्रदान करती है, दूसरी तरफ केवल राजनीतिक द्वेष के कारण ही अत्यंत सुविधाहीन और मजदूर बच्चों के लिए चलाए जा रहे बाल श्रम विद्यालयों को बंद करने की कार्यवाही की जा रही है। क्या यही सामाजिक न्याय है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षा पर खर्च होने वाले बजट को 10 गुना ज़्यादा बढ़ाया जाए। शिक्षा होगी तो संपन्नता होगी, संपन्नता होगी तो स्वच्छता होगी। केवल झाड़ू हाथ में देने से एक मजदूर तो बनाया जा सकता है लेकिन स्वावलंबी नहीं। एक ज़माना था जब बहुत से देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। आज महिला सशक्तिकरण का दौर है और महिलाएं सामाजिक न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए हर क्षेत्र में संघर्ष कर रही हैं। लेकिन महिलाएं किस हद तक सुरक्षित हैं ये हम सब जानते हैं। ज़रूरत है महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सामाजिक चेतना जागृत करने की। लेकिन महिला सशक्तिकरण का हरगिज़ ये तात्पर्य नहीं है कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल जाएं। अभी हाल में ही एक केंद्रीय मंत्री जो कि महिला भी हैं, उन्होंने दिल्ली में एक सभा में जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया था वो यकीनन भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप नहीं था और महिलाओं को शर्मसार करने वाला था। हमारे संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ इन शब्दों से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया,
कि हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना भारतवासियों के इन मजबूत इरादों को जाहिर करती है कि हम सब एक होकर एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां धर्मनिरपेक्षता, न्याय और बंधुत्व होगा। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे आज़ाद हिंदुस्तान की कल्पना की थी जहां सामाजिक न्याय होगा, लेकिन क्या हम इस संविधान की इस भावना के साथ इंसाफ कर सके हैं? आदर्श ग्राम योजना में गांव को करीब से देखने का अवसर मिला और उसे देखते ही सामाजिक न्याय की वास्तविकता का अंदाज़ा हो गया। पढ़ाई से वंचित बच्चे, कुपोषण का शिकार महिलाएं और बच्चे, जिन्हें पीने के लिए साफ पानी तक मैसर नहीं था। हम यकीनन इस योजना का स्वागत करते अगर सरकार अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में 100 दिन के लिए हर गांव को गोद लेती, हिंदुस्तान के हर गांव को गोद लेती और एक सुनहरा हिंदुस्तान दिखाने का वायदा करती। काले धन की वापसी, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, 24 घंटे पूरे देश को बिजली, इस प्रकार एक ऐसे समाज की स्थापना होती जिसमें कोई भी कमज़ोर और उपेक्षित नहीं होता तथा न्याय से वंचित नहीं रहता। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की सरकारों ने अगर गंभीरता से सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर ध्यान दिया होता और सबको आगे बढ़ने के समान अवसर दिए होते तो आज इतनी बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या नहीं करते, सदमे से उनकी मौतें नहीं होती। इसलिए माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि भूमि अधिग्रहण कानून के दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे, ऐसी संभावना है। 1976 में संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ उसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ कर्तव्य भी जोड़ दिए गए। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो देश की एकता और अखंडता की रक्षा करे। अभी पिछले दिनों एक सांसद महोदय ने ये बयान दिया था कि मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लिया जाए। ऐसे वक्तव्य देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हैं और ऐसी मानसिकता सामाजिक न्याय के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में तारीखी किरदार अदा किया और जिस आबादी के लिए महान न्यायविद जस्टिस सच्चर ने लिखा है कि देश के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालत दलितों से भी बदतर है। ऐसी हालत में सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले लोग मुसलमानों से वोट देने का अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, क्या इसके बाद भारत अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कह पाएगा? ऐसे लोग सामाजिक न्याय के साथ, अपने देश के साथ और अपने संविधान निर्माताओं की भावना के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम में से कुछ लोग बजाय सामाजिक न्याय की दिशा में कार्य करने के समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। धर्मांतरण, घर वापसी, गांधी जी को अंग्रेज़ों का दलाल कहना आदि मानसिकताएं सामाजिक न्याय के रास्ते में बाधा उपस्थित कर रही हैं। हर धर्म और जाति में ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने समाज को नई दिशा दी है। देश की ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो युवा पीढ़ी को संस्कारशील बनाए तथा सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा वर्तमान सरकार से ये आग्रह है कि समाज में नफरत फैलाने वालों पर अंकुश लगाएं तथा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास करें, वरना ये खूबसूरत हिंदुस्तान कमज़ोर हो जाएगा जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया। बहुत ही अच्छा है एंड आई एम ग्लैड कि पूरे हाउस ने आपकी मेडन स्पीच बहुत साइलेंस से, पिन ड्रॉप साइलेंस से सुनी। बहुत